आज हम एक ऐसी बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि बेस्ट बुक मानी जाती है फॉर द बिगिनर्स, जो भी पैसे के बारे में समझना चाहते हैं, और दैट इज रिच डैड पुअर डैड। सो हेलो फ्रेंड्स, प्रतीक कटारिया दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ हर वो नॉलेज शेयर करूंगा जिससे आपकी जो फाइनेंशियल नॉलेज है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो इंक्रीज़ हो और आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें मैं इम्प्रूवमेंट ला सकूं। तो आज हमारे जो इस बुक को रिव्यू कर रहे हैं, इसके रिव्यू करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस बुक को पढ़ें ही ना, क्योंकि दोस्तों बुक्स पढ़ना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है और ये हैबिट जितनी अच्छी है उतनी ही ज़रूरी भी है। सो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बुक्स के रिव्यूज़ को देखकर इनको पढ़ने से ना बचें। मेरा इस बुक को रिव्यू करने का सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है कि मैं आप सब लोगों को इंस्पायर कर सकूं, एक रीज़न दे सकूं कि हमें इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए। सो बुक रीडिंग को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और इसे एज ए रीज़न लें कि किन किन चीज़ों को हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो चलिए हमारे इस रिव्यू की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड कई सालों से एक बहुत ही बेहतरीन बुक मानी जाती है ऐसे लोगों के लिए जो पैसे के बारे में जानना चाहते हैं एज ए बिगिनर। और एज ए बिगिनर से मेरा मतलब ये है कि जिन्होंने कभी अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में या अपने दोस्तों के बीच पैसे के बारे में कभी कुछ खास बात नहीं की है, और ऐसे लोगों की लाइफ में मोस्टली पैसे को लेकर एक स्ट्रगलिंग फेज रहता है। इस बुक को मैंने कुछ महीने पहले ही कंप्लीट किया है और मैंने इस बुक को 2 बार पढ़ा है, तब जाकर मुझे ये कुछ खास जो है वो समझ में आई है। इस बुक के दोस्तों जो ऑथर हैं वो हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, और इस बुक में उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी को एक बहुत ही अच्छे वे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें वो बताते हैं कि उनके जो पिता हैं, जो उनके असली पिता हैं, वो एक प्रोफेसर होते हैं, एक बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान वो होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में पैसे के बारे में कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, और इन्हीं को रॉबर्ट ने रेफ़र किया है एज पुअर डैड। इनके बारे में रॉबर्ट बताते हैं कि एक अच्छी जॉब होने के बावजूद, लाइफ में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी इनके पिता पुअर डैड कुछ अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके जो मुंह बोले पिता होते हैं, जिनकी एकेडमिक एजुकेशन भी कुछ खास नहीं होती है, उन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है वो भी अच्छे ढंग से कंप्लीट नहीं की होती, लेकिन कैसे वो टाइम के साथ, टाइम बीतने के साथ साथ एक अच्छी वेल्थ अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं। और इस एंटायर बुक में रॉबर्ट एक कंपैरिजन को साथ लेकर चलते हैं अपने रिच डैड और अपनी पुअर डैड की दी गई जो लर्निंग है, जो लेसन्स है उनके बीच, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो उनके पुअर डैड हैं कैसे उन्होंने उनको ज़िंदगी की बहुत सारी सीख तो दी, लेकिन उन्होंने कभी भी पैसे को कुछ खास तवज्जो नहीं दी। और दूसरी तरफ हैं उनके रिच डैड, जिन्होंने भाई ज़िंदगी को समझा, पैसे को समझा, ज़िंदगी में पैसे की अहमियत को समझा और वही सारे लेसन्स आगे अपने बच्चों में ट्रांसफ़र किए। इस बुक में दोस्तों मोस्ट 9 चैप्टर्स हैं और मेजर हमें इस बुक से जो है 6 लेसन्स जो हैं वो सीखने को मिलते हैं। सो द फर्स्ट लेसन इज कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि अमीर लोग हैं ना, वो पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। लेकिन इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जो रॉबर्ट हैं वो अपने पुअर डैड को एक ऐसा इंसान मानते हैं जो बाकी और लोगों की तरह ही एक नॉर्मल इंसान है, जो कि रैट रेस में फंसे हुए हैं। क्योंकि हम सबको एक ही तरह की ज़िंदगी जीने को कहा गया है। समाज, जो हमारा समाज है, वो हमें कहता है कि भाई जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी करो और फिर नौकरी करो। क्यों? क्योंकि नौकरी से फिर पैसे आएंगे, और यही एक तरीका है उनके हिसाब से सरवाइव करने का, ज़िंदगी को चलाने का। फिर हम क्या करते हैं? जैसे ही हम कमाना शुरू करते हैं, फिर हम उस पैसे को खर्च करना भी शुरू कर देते हैं। हम गाड़ी खरीदते हैं, उस पैसे से घर खरीदते हैं,
उस पैसे से कपड़े खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, उस पैसे से पार्टी शार्टी करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। क्योंकि भाई और हम कमा किस लिए रहे हैं? हमारे हिसाब से तो यही मायने हैं ना पैसे को कमाने के, जो कि काफ़ी हद तक सही भी हैं। मगर ऐसा करने से होता क्या है कि हम उस पैसे के अधीन हो जाते हैं। हमें जो उस तनख्वाह की है वो लत लग जाती है। वी गेट एडिक्टेड टू दैट सैलरी। और एडिक्टेड होने से मेरा मतलब ये है कि अगर हम 1 महीने काम पर ना जाएं और 1 महीने वो सैलरी ना आए, देन इट विल क्रिएट ए डिस्टर्बेंस इन आवर लाइफ। और यही एक रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द पीपल कंटिन्यू देयर जॉब। वो नहीं छोड़ पाते अपनी इस नौकरी को, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके अलावा कुछ और काम है ही नहीं। वो मजबूर हो जाते हैं अपनी जॉब को कंटिन्यू रखने के लिए। और मजबूर इन द सेंस नॉट एवरीवन लाइक द जॉब ही इज़ डूइंग। और इसका एक जीता जागता उदाहरण तो हमारे पास है, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स। और उनकी लाइफ तो इससे भी कहीं ज़्यादा हार्डर है। ये गाड़ी, बंगले, घूमना फिरना ये सब तो दूर की बात है। अरे हमारे पेरेंट्स तो बीमार होने पर भी खुद के लिए छुट्टी लेने के बारे में नहीं सोचते। उनके मन में अगर कोई बात रहती है हमेशा, तो वो एक तो ये कि हमारे बच्चों की पढ़ाई, और दूसरी हाउ टू मेक द डे एंड्स मीट। किसी भी तरह से इस महीने का खर्चा निकल जाए बस। और हम सब ने अपने पेरेंट्स को किसी न किसी जॉब या मजदूरी या और दूसरे काम में स्ट्रगल करते हुए देखा है। और ये सब वो अपनी खुशी से नहीं करते, बट दे हैड नो चॉइस। लेकिन जो रईस लोग हैं वो क्या करते हैं? और रईस से मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है जो कि पैदाइशी रईस हैं या जो एक अच्छे बैकग्राउंड से पहले से ही बिलोंग करते हैं। रईस से मेरा मतलब ये है कि जो लोग पहले तो अपने लिए पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, उसको ऐसी किसी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं जिससे वो पैसा उनके लिए काम करे। और ऐसा करने वाले लोग ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को इस रैट रेस से, इस भेड़ चाल से अलग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये सब होता कैसे है? बाय पुटिंग आउट मनी फॉर आवर सेल्फ फर्स्ट। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी जब सैलरी आती है ना, सैलरी तो असल में हमारे हाथ में पैसा आने से पहले ही तो गवर्नमेंट को टैक्स चला जाता है। उसके बाद जो पैसा आता है उसमें से हम अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने में लगा देते हैं। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट्स, EMI ये रह गए 100 अलग। इन सब के बाद अगर कुछ बच जाता है तो उसे हम इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। और इन्वेस्ट करने की सोचने वाले लोग भी बहुत कम हैं, बल्कि उस पैसे को भी हम फिर सेविंग्स में डाल देते हैं। तो ऐसे में असल में यही वो निशानियां हैं जो दर्शाती हैं कि वी आर वर्किंग फॉर मनी। हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने लिए तो कुछ रखा ही नहीं। पैसा आते ही हमने दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, जो ये अमाउंट बच जाता है इन दी एंड, ये एज ए बाई प्रोडक्ट ही रहेगा स्मॉल। क्योंकि हमारी लाइफ की इक्वेशन ही इस चीज़ पर टिकी हुई है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो हमारी सेविंग्स कम, अगर टाइम के साथ इनकम नहीं बढ़ी तो और एक्सपेंडिचर भी सेम रहा तो भी सेविंग्स कम, क्योंकि इन्फ्लेशन तो 6% की रेट से बढ़ ही रहा है। और एक्सपेंडिचर को हम एक हद तक ही कम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी सेविंग्स को तो कम कर देते हैं, अपने एक्सपेंडिचर को हम कम कर नहीं सकते, लेकिन हम अपनी इनकम को भी तो बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे। और यही बात है कि हमें अपने इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ेगा, नए नए तरीकों को खोजना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द थिंग विच वी लर्न फ्रॉम द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक। और लेसन नंबर 2 हमें बताता है कि पैसे को कमाना या पैसे को बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है पैसे को सहेज कर रखना या उसे ग्रो करवाना। और यही हमारी ज़िंदगी का एक मूलभूत सिद्धांत भी है।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ कि कीपिंग मनी इज मच मोर हार्डर देन अर्निंग मनी। आपने लॉटरी के बारे में तो सुना ही होगा कि बहुत सारे लोग जो लॉटरी का टिकट खरीदते हैं वो, तो उनमें से काफ़ी सारे लोग होते हैं जो लॉटरी जीतते भी हैं, लाखों करोड़ों रुपए की वो लॉटरी जीत जाते हैं। तो पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि उनके लॉटरी जीतने के 5 से 6 साल बाद उनकी लाइफ में क्या चेंज आए होंगे? बट सरप्राइजिंगली आपको हैरानी होगी ये जानकर कि 95% लोगों की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि लॉटरी जीतने की अमाउंट पर 30% टैक्स तो हमारे इंडिया में वैसे ही लग जाता है। उसके बाद जो अमाउंट उन्हें मिलती है उससे वो अपनी विशेज़ को पूरा करने में खर्च कर देते हैं। वो उस पैसे को सहेज के रखने के बारे में सोचते ही नहीं, या उसे ग्रो करवाने के बारे में कभी भी सोचते ही नहीं। वो उस सारे पैसे को खर्च कर देते हैं, और यही वो रीज़न है कि वो एक बार के लिए करोड़पति ज़िंदगी में एंटर तो की, लेकिन जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी अंत में वो वहीं पर आकर रह गए। जब भी हम ये सोचते हैं कि हम करोड़पति बनना चाहते हैं, तो उससे हमारा सीधा सीधा मतलब यही होता है ना कि हम लाखों करोड़ों रुपए में खर्च करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम लाखों करोड़ों में पैसे खर्च ही नहीं कर सकते तो हमारे करोड़पति होने का मतलब क्या है? लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस लाखों करोड़ों रुपए को सहेज कर कैसे रखना, या उस पैसे से, उस लाखों करोड़ों रुपए से और लाखों करोड़ों रुपए हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। इस सब के बीच ही रॉबर्ट हमारे साथ एक ऐसी डेफिनेशन, एक ऐसी परिभाषा को साझा करते हैं जो हमारे पैसे खर्च करने की जो नज़रिया है, हमारे जो पैसे को खर्च करने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव है, उसको बदल के रख देगा। और वो है द डेफिनेशन ऑफ ए लायबिलिटी एंड ए एसेट। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, और लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी, यानी कि हमारी जो आर्थिक जिम्मेदारी। हमें अक्सर यही लगता है कि जो चीज़ें हम खरीदते हैं, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, मोबाइल फ़ोन हो, कपड़े हो, हमें लगता है कि ये हमारे एसेट्स हैं। लेकिन रॉबर्ट के अनुसार एसेट्स वो चीज़ है जो टाइम के साथ जिसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है, जो आपकी वेल्थ में ऐड ऑन करती है, जिसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है। अगर आप एक 1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीदते हैं और उसे आप 1 महीने बाद भी दोबारा बेचने की कोशिश करते हैं, तो आप उसको 1.5 लाख रुपए में वापस बेच नहीं पाओगे। और ऐसे में टाइम के साथ उसकी वैल्यू क्योंकि कम हुई है, तो वो आपका एसेट नहीं है। ऐसा एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं कि अगर आपने ऐसी जगह पर एक ज़मीन खरीदी है जहाँ पर इन फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत अच्छा हो सकता है, तो नो डाउट वो ज़मीन आपका एक एसेट है, बशर्ते आपने वो ज़मीन लोन पर ना ली हो। क्योंकि लोन पर लोगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और ऐसे में उस ज़मीन की जो कीमत है वो एक्चुअल कीमत से ज़्यादा हो जाती है। एक और एग्जांपल लें तो सर रॉबर्ट ने जो ये बुक लिखी है, ये भी तो एक तरह का एसेट ही है। वो जब सो रहे होंगे तो भी ये बुक बिकती रहेगी, उनको पैसा आता रहेगा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी मेरे लिए एक तरह से एसेट ही है, क्योंकि मैं जब कॉलेज में बैठा हूँगा, अपनी क्लास अटेंड कर रहा हूँगा, तब भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस पर व्यूज़ आ रहे होंगे। और इसीलिए कहा गया है कि आप अपना पैसा ऐसी चीज़ों पर खर्च कीजिए जो आपको इन फ्यूचर और पैसा कमा कर दे, क्योंकि पैसा कमाना पैसा बचाने से ज़्यादा आसान है। एंड द लेसन नंबर 3 इज़ कि अपने प्रोफेशन के साथ साथ साइड इनकम स्ट्रीम्स को जनरेट करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। ये बातें इस बुक में बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी ये बातें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जिनसे आप साइड इनकम को जनरेट कर सकते हैं। आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप कोडिंग कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप एसईओ कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप डिजिटल नेटवर्किंग कर सकते हैं। मैं सबके नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसी आप खोजोगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर और एक डिजिटल नेटवर्कर हूँ, आप मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे काम आप अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ कर सकते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हो।
और अपनी रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम को ऐसे में आप एसेट्स बाय करने में लगा सकते हो। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आप अपने परिवार और अपने लिए टाइम ज़रूर निकाल पाएँ, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते हैं इतना कुछ करने के बाद भी, तो इतनी मेहनत करने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं फ्रीडम के लिए। फिर लेसन नंबर 4 में बताया गया कि जानिए टैक्सेस काम कैसे करते हैं। जो लोग सैलरीड हैं, एम्प्लॉयड हैं, उन पर जो लगने वाला टैक्स है और जो लोग बिजनेस ओन करते हैं उन पर लगने वाले टैक्स से किस तरह अलग है। यानी कि इसको हम एक आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं, उन पर कौन सा टैक्स लगता है? इनकम टैक्स, यानी कि इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स। और जो लोग बिजनेस करते हैं, कंपनियां चलाते हैं, उन पर कौन सा टैक्स लगता है? कॉरपोरेट टैक्स। और कॉरपोरेट टैक्स किस पर लगता है? प्रॉफिट्स पर। तो आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लगा कि प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स है ये? यानी कि गवर्नमेंट हमें कहती है कि आपने एक पूरे साल में कोई भी एक इनकम जो भी जनरेट की है, मान लिया वो एक्स अमाउंट है, वो इनकम जो आपने जनरेट की है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है, बल्कि आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो चाहे रिसोर्सेज हों, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हों, चाहे वो मार्केटिंग हो, व्हाटएवर, मान लिया वो एक्सपेंसेस हो गए वाई, तो आपको उस एक्स अमाउंट पर टैक्स नहीं देना, आपको उस एक्स में से माइनस जो वाई हम कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचता है जो कि है हमारा प्रॉफिट, आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। आपको दोनों टैक्सेस में कुछ डिफरेंस नहीं लगा? यानी कि अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना है, बल्कि आपको एक दूसरी तरह का टैक्स देना है। तो आप अपनी इनकम में से वो सारे एक्सपेंसेस को घटा दीजिए, चाहे वो आपके घर का रेंट हो, चाहे वो आपके बिजली का बिल हो, चाहे वो आपके खाने पीने का खर्चा हो, आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हो, आपके घूमने फिरने का खर्चा हो, व्हाटएवर। और उसके बाद जो अमाउंट बचेगी आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। और ऐसे में आप अगर नोटिस करो तो आपके ऊपर लगने वाला जो टैक्स है वो बहुत ही कम हो जाता है। और ये दोनों टैक्स के बीच देखा जाए तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसी तरह हमारी गवर्नमेंट हमें ऐसे बहुत सारे मौके देती है जिससे हम अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर सके, कम कर सके। तो जो कुछ भी लीगल तरीका अपनाकर आप अपने टैक्स को कम करवा पाए, आप कम कीजिए। क्या आप जानते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सेक्शन 80 में एक टैक्स डिडक्शन भी दिया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिन पर हम अपना टैक्स रिड्यूस करवा सकते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हो तो आप उस पर टैक्स डिडक्ट करवा सकते हो। आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हो तो उस पर टैक्स डिडक्टिबल है। अगर आपके पास कोई होम लोन है या कोई एजुकेशन लोन है तो उस पर भी टैक्स डिडक्टिबल है। तो ऐसे में देखा जाए तो आपके पास ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन जब तक आप अपने राइट्स के बारे में जानोगे नहीं तब तक आप उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते। एंड फिफ्थ लेसन इज द रिच इन्वेंट मनी। और इसका मतलब ये है कि जो भी लोग रिच मेंटालिटी के होते हैं वो कभी भी पैसे को एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं घुमाते हैं, वो उस पैसे के अंदर वैल्यू एड ऑन करते हैं ताकि वो पैसे को और ग्रो करवा सकें। अगर इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझें तो मान लीजिए आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं या आप ऐसे ही किसी बुक को पढ़कर उसकी एक समरी तैयार कर सकते हैं और उसे और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे में जब आप ये समरी तैयार करते हो इसमें आपका टाइम लगता है और आप साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन करते हो। जबकि ये बुक जो कि 250-300 रुपए की है, ये तो काफ़ी सालों से मार्केट में अवेलेबल थी, लोग चाहते तो इसे खरीद कर पढ़ सकते थे, ये जानते हुए भी कि इस बुक में कितनी ज़बरदस्त नॉलेज है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको नहीं पढ़ा। और ऐसे में आप उस समरी को चाहे 25 रुपये में बेचो चाहे 50 रुपये में बेचो, क्योंकि उसमें आपने अपने एक्सपीरियंस को ऐड किया है और तजुर्बे की कोई कीमत नहीं होती है। तो ऐसे में कहा जाए तो आपने अपने पास से कुछ नहीं लगाया, लेकिन फिर भी आपने इससे पैसे बनाए और इसी को कहते हैं रिच मेंटालिटी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि मैंने अगर इस बुक को 250 रुपये में ख़रीदा और मैं किसी दोस्त को या किसी और को इसे 300 रुपये में बेच दूँ, तो इसे हम
ट्रेडिंग मेंटालिटी कहेंगे, इसे हम रिच मेंटालिटी नहीं कहेंगे। और याद रखिएगा, हमें ट्रेडिंग मेंटालिटी नहीं अपनानी है, क्योंकि 250 में खरीद कर 300 में मैंने बेचने में इसमें कुछ भी अपने पास से वैल्यू एड ऑन नहीं किया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे लास्ट लेसन की, जो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा, और वो ये है कि जो भी लोग रिच मेंटालिटी वाले होते हैं वो हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में और भी ग्रो कर सकें। और आई एम ग्रेटफुल कि मैंने 1920 की एज में इस बुक को पढ़ लिया और काफ़ी कुछ इसमें से मेरे को नया सीखने को मिला। दोस्तों मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने मुझे जो सबसे वैल्यूएबल सीख दी है वो ये कि आप एक ऐसी मेंटालिटी को डेवलप करना सीखिए जिसमें आप कभी भी नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहें। दोस्तों कभी भी नई चीज़ें सीखने से भागना नहीं चाहिए, और हमेशा ये नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। नो मैटर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो या नहीं, या आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट से हो, आप साइंस से हो, आप मैथ से हो, आप कॉमर्स से हो, वट बट कभी भी सीखने से भागिए मत। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आई एम थैंकफुल टू ऑल माई टीचर्स एंड माई पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया है, क्योंकि वक्त के साथ दुनिया बदल रही है और हमें इस चीज़ की खबर होना बहुत ज़रूरी है कि हमें कब बदलना है, क्यों बदलना है और क्या बदलना है। तो दोस्तों ये थे वो 6 लेसन्स जो हमारी ज़िंदगी के हर पड़ाव में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। आई होप आपको इस बुक का ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही और भी कई शानदार किताबों के रिव्यू करने के। अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर आप बुक को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ई बुक भी ले सकते हैं, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वैसे मैं मानता हूँ कि बुक पढ़ना ई बुक पढ़ने की बजाय ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो इस वीडियो को देखे और वो इस बुक को पढ़ना चाहे वो बुक से वंचित रहे। तो अगर आप बुक अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको ई बुक मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए। आपको कौन सा लेसन सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मुझे बड़ी खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़ते हुए। और अपने नॉन तक इस वीडियो को पहुँचाइए। एंड ऑल अलोंग रिमेंबर, ओनली हसलर्स आर द लाइफ चेंजर्स। Style is the answer to